नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। एचएनए पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। 5 दिनों तक चले बजट सत्र का आज समापन हो गया है। इस बजट सत्र के दौरान हमने पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखी। विपक्ष ने कई आरोप लगाए, सत्ता पक्ष ने यहां पर जवाब भी दिए। इस बजट सत्र के दौरान कई तरीके की चीजें सामने आई, जहां पर पहाड़ों पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा कि पहाड़ों की सुविधाओं के लिए सरकार ने क्या काम किए हैं, इसको लेकर जवाब मांगा गया। इसी बीच कई ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल हुआ कि जिसमें आक्रोश बन गया, चाहे सदन के भीतर हो या सड़क पर हो। इस तरीके का आक्रोश भी देखने को मिला है। बहरहाल सत्र की समाप्ति हो गई। कई तरीके के मुद्दे इस सत्र में गरमाए। इन मुद्दों पर क्या कुछ खास रहा, उसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन आवर में आज अपने मेहमानों के इसी बात को चर्चा करेंगे कि कैसे रहा इस बार का ये बजट सत्र। क्वेश्चन आवर में आज इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि जो सत्र था वो प्रदेश हित में कितना था, और इसके बीच जो सत्र में जो बातें उठी, विभिन्न विषयों पर जो चर्चा हुई, उस चर्चा को लेकर भी पहली बार शायद ऐसा हुआ कि इस बार सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों पर, नुक्कड़ों पर जो चर्चाएं वो विभिन्न तरीके की हैं, और वो ज़्यादा चर्चाएं बजट को लेकर नहीं है, बल्कि बजट के अलावा जो चीज़ें हुई हैं उनको लेकर हैं। इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं। मैं स्वागत कर लेता हूं आज अपने तमाम मेहमानों का जो इस चर्चा में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ संजीव वर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में टीकम राठौड़ जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता। आपका बहुत स्वागत है राठौड़ जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हरीश मैखरू जी हैं। हरीश मैखरू जी, आपका बहुत स्वागत है आज की। संजीव जी, जो पूरा हमने बजट सत्र देखा, 18 तारीख से शुरू हुआ था, इसके बीच विभिन्न तरीके की बातें हुई, और मुझे तो लगता है कि चर्चा इस बात की नहीं है कि सबसे बड़ा बजट पेश किया दामी सरकार ने। चर्चा अन्य बातों की है, स्मार्ट मीटर को लेकर, जो आप यहाँ पर भू कानून को लेकर आए हैं, जो संशोधन यहाँ पर हुआ भूमि सुधार को लेकर। चर्चाएं हैं इस बात की भी कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जो बयान, जहां पर हम देख रहे हैं कि आज पूरे दिन भर उनके बयान को लेकर तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं कल तक सोशल मीडिया पर थी, और आज सड़क पर भी हमने इस हंगामे को देखा, और सदन में भी। ये पूरा बजट सत्र ओवरऑल किस तरीके से रहा है प्रदेश के लिए, संजीव वर्मा जी? रवि जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की जो एक दृढ़ सोच और मजबूत इच्छा शक्ति के धनी हैं, जो बोलते हैं सो करते हैं। हमने अभी विधानसभा चुनाव 2022 का जब संपन्न हुआ, जिस समय चुनाव का दौर चल रहा था, उस समय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जनता से तमाम वायदे किए गए थे, और बड़ा एक खुशी का वातावरण है। बहुत एक खुशी की बात है कि एक एक करके उत्तराखंड और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो एक कीर्तिमान, तमाम कीर्तिमानों का सेहरा जिनके सर बंध रहा है, और वायदों के कीर्तिमान स्थापित करने में मैं सोचता हूँ देश भर में वो नंबर 1 है। और करतल ध्वनि से मैं उनका स्वागत भी करना चाहता हूँ, और उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो तमाम वायदे जनता के साथ किए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक ग्राफ ऊंचा करने का काम किया, जो क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की है उसको और ज़्यादा मजबूत करने का काम उनके द्वारा किया गया। चाहे हम यूसीसी की बात करें, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें, कानून की बात करें, चाहे भू अध्यादेश की बात करें, और सबसे जब हम तमाम विषयों के ऊपर बात करते थे, तब हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार एक ही बात बोलते थे, अरे छोड़िए यूसीसी को, छोड़िए क्षैतिज आरक्षण को, छोड़िए 10% जो हमने आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया, छोड़िए उस बात को, क्योंकि इनका और क्या बोलते थे, आप बात करिए भू कानून की, तो लीजिए भू कानून भी आ गया है। आप जैसे बहुत एक लंबे समय से बोलते थे, बाद आप ही के पास आऊंगा, बड़े लंबे समय से बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बनाया है, तारीख भी बता दी है, और जब आपको बुलाया तो आपने हाथ खड़े कर दिए कि हम मंदिर तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे उस पे सूट नहीं करता। यहाँ के बजट सत्र पे आइए ना। सर आ रहा हूँ ना, हो गया। सर आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। एक बड़ा कीर्ति, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी वायदों के कीर्तिमान स्थापित करने हैं। और देखिए, इस बार का जो हमारा बजट सत्र है,
जो इस बार का हमारा बजट है उसने भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 1 लाख करोड़ से अधिक का जो इस बार का बजट आया है उससे गांव, गरीब, किसान, मातृशक्ति, युवा, हर वर्ग को कुछ न कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देने का काम किया गया है। रोजगार बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये बजट हमारा अदा करेगा। और जिस प्रकार से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट उत्तराखंड में हो रहा है, 2 लाख करोड़ की जो केंद्र पोषित योजनाएं, परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ चल रही हैं, उसको भी और पंख लगने वाले हैं। पर्यटन को पंख, हमारा किसान और ज्यादा समृद्ध होने वाला है। किसानों के लिए बहुत अच्छी घोषणाएं इसमें हुई हैं। स्टार्टअप को और ज्यादा मैं सोचता हूँ बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे के लिए जो सब्सिडी और तमाम तरह के प्रावधान किए गए हैं, मैं सोचता हूँ बजट सत्र उत्तराखंड की जनता के लिए तो बहुत शुभ और बहुत ही मैं सोचता हूँ लाभदायक है। किंतु कांग्रेस के कलेजे पर ठंडक नहीं पड़ रही है। कांग्रेस चाह रही है, कांग्रेस जिनकी हमेशा एक ही मंशा रहती है, कैसे हम विध्वंस की राजनीति करें, कैसे हम देश को गड्ढे में डालें, कैसे हम प्रदेश का अहित करें, कैसे हम प्रदेश को जलाने का काम करें। आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के द्वारा इस बात का खुला गया है कि राहुल गांधी और ये कांग्रेस पार्टी जो जॉर्ज सोरेस का एक टूल किट बन के यहाँ पर काम कर रहे थे, $11 बिलियन अमेरिका के द्वारा यहाँ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए और मोदी सरकार का तख्ता पलट करने के लिए यहाँ पर उनको भेजे गए। और आज ही वहाँ की संसद में भी इस बात का ये जवाब तलब हुआ है। अब ये देखिए जो सर एक सेकंड जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। ये कहते हैं हम 135 साल पुरानी पार्टी हैं। मेरे भाई आपका तो परम कर्तव्य बनता है देश के लिए सोचे। गद्दारी करना कांग्रेस का वर्जन ले रहा हूं बजट सत्र पर। शांति प्रसाद भट्ट जी, 5 दिनों का बजट सत्र रहा, बजट सत्र का समापन हो गया। आप लोग बजट सत्र को देखा, हमने देखा कि गहमा गहमी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इसे ऐतिहासिक बताया है। कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है? रवि जी, अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भाषण सुन रहा था। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं अदम गौंडवी जी की पहली और अंतिम लाइनों से। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के द्वार में आज भी फूटी रकाबी है। इसलिए जो आज बजट पेश किया गया और बजट सेशन का समापन हुआ, ये बजट ऐसा ही है जैसे कर्ज लेकर घी पीने वाला बजट है। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और तनख्वाह और पेंशन लेने के लिए सरकार ने 3.5 लाख करोड़ का कर्ज बाजार से उठाया है। अब आप सोच सकते हैं कि सरकार कैसा बजट दे रही है। इस बजट से मैं समझता हूं कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मुद्रास्फीति में लगातार जो महंगाई है वो बढ़ेगी। लोगों का घर चौका चूल्हा चलना मुश्किल हो जाएगा। इतना इन्होंने जो बजट में दिया है, पिछला जो बजट था, जो मदवार बजट था, वो भी खर्च नहीं हुआ है। अब मैं सबसे प्रमुख विषय पर आ रहा हूं। इन्होंने जो जो बातें कही वो सारी बातों पर पानी फेर दिया संसदीय कार्य मंत्री के असंसदीय व्यवहार ने। आज यूं तो हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम तराई, पहाड़, मैदान, जौनसार, बावर सब लोग एक मुट्ठी में रहते हैं, एकता के सूत्र में रहते हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन सदन के अंदर अगर संसदीय कार्य मंत्री पहाड़ के निवासियों को गाली देंगे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी मांग है कि प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा होना चाहिए। इससे आगे कोई मांग नहीं है, इनका इस्तीफा होना चाहिए। इनके व्यवहार की पहले भी कड़ी निंदा की जा चुकी है। ये लोगों के साथ सरेआम सड़क पर मारपीट करते हैं। अंकिता भंडारी के केस में इन्होंने वीआईपी का किस तरह से सदन में तोड़ मरोड़ कर वीआईपी को एक कमरा बता दिया था, ऐसे आज इन्होंने उत्तराखंड के लोगों को जो गाली दी है, पहाड़ के लोगों को सदन के अंदर, उस पर पूरे पहाड़ के लोगों में गुस्सा है। और पहाड़ के लोग स्वाभिमानी होते हैं, आपको पता है कैंतुरा जी।
ये बिल्कुल लोगों के दिल और दिमाग पर गहरा आघात प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया है। हमारी एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक। से, अपने मंत्री को तत्काल पद से हटाइए, इनका इस्तीफा लीजिए, ये मंत्री लायक नहीं है बिल्कुल भी नहीं, इनका इस्तीफा तत्काल लीजिए, पहली बात। अब मैं अन्य विषय पर आता हूं। आपने भू कानून की बात की। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में अगर किसी ने दंश दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। यदि वो मूल निवास का दंश है, भू कानून का दंश है, बेरोजगारी का दंश है और यूसीसी के रूप में भाग 3 सहवास का जो दंश है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए जब ये भू कानून को संशोधन विधेयक ला रहे थे, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में, जब ये 2025 में संशोधन लेकर आ रहे थे, तो पहली लाइन ये होनी चाहिए थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से माफी मांगते हैं, क्योंकि हमारी ही त्रिवेंद्र रावत सरकार ने 6 अक्टूबर 2018 को ये भू कानून में जो संशोधन किया था, उससे जो लोगों को खुली छूट दी दी थी, उस पर अब हम कुछ संशोधन करने जा रहे हैं। फिर ये आगे अपनी बात कहते तो हम प्रदेश के लोग मानते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारे दावे किताबी हैं, ठीक है। इनके सारे दावे किताबी हैं, ठीक है। जितनी बातें ये कह रहे हैं रवि। ठीक है बड़ी, मैं आता हूँ आपके पास। टीकम राठौड़ जी, ओवरऑल बजट पर उत्तराखंड क्रांति दल की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए रवि जी, जिस प्रकार से बजट आया है, तो इन्होंने ये तमाम इनकी जो चीज़ें हैं, राजस्व सामान्य प्रशासन के लिए इन्होंने जो बजट रखा है 711 करोड़ रुपए का करीबन, पुलिस और जेल के लिए इन्होंने 21 करोड़ रुपए, और ऐसे ही शिक्षा, खेल, युवा कल्याण के लिए 6417 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान रखा है। तो ये जो खेल और शिक्षा में जो शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण के लिए, अब इसमें इनके क्या प्रावधान होंगे? इसमें इनका रोजगार भी है, क्योंकि रोजगार का कोई ऐसा इनका इस बजट में कोई इन्होंने ऐसा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको कहीं शो नहीं किया कि हमारे जो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाले हैं वो इसी के अंदर आएंगे, पर्यटन और इसके अंदर आएंगे, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन और जो रोजगार का जो इसमें हिसाब आएगा वो इनका कितना है, कितना रोजगार का वहाँ से आंकड़ा आने वाला है। उत्तराखंड केवल ये जानना चाहता है, आपका बिल नहीं जानना चाहता कि आपका बजट कितना बढ़ा जा रहा है। उत्तराखंड ये जानना चाहता है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आप कितने लाख लोगों को रोजगार देने वाले हैं। इनके पास नीतियां नहीं है, हमने पहले भी कहा रवि जी, इनके पास नीतियां नहीं है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हमें रोजगार का आंकड़ा आता जो इनके पास बिल्कुल नहीं है। कृषि को सशक्त कराने के लिए इनके पास कोई प्रोसेसिंग यूनिट का कोई इन्होंने निर्माण के लिए उसके लिए कोई पैसे का बजट नहीं बनाया है। हमने पहले कहा इसमें एक ठोस बजट लगना है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव काम होने हैं। जब ये टूरिस्ट जो कृषि की जो तकनीकी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं जिसमें हमारी प्रोसेसिंग यूनिटों का तैयार होना था, वो इसी बजट में इन्होंने लगाना था, तो ये कहीं नहीं दिख रहा है। इसलिए उत्तराखंड के प्रति ये बिल्कुल संवेदनहीन है। उत्तराखंड को बिल्कुल ये बनाना नहीं चाहते हैं। अब ये कहाँ ला रहे हैं? बिजली के मीटर के बिल ला रहे हैं, स्मार्ट मीटर के बिल ला रहे हैं, जिसके लिए झारखंड और बिहार में पहले ही बहुत बवाल हुआ है, और ये यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं लगने देंगे। और यदि ये जबरदस्ती थोपने का जो काम कर रहे हैं, कोई फीडबैक लेते नहीं है, और उसके बाद ये कानून भी थोप रहे हैं। यूसीसी में आज नारसन से लेके हमने पिछली बार भी कहा, नीतिमाना तक हमें जाना पड़ रहा, मलारी तक। तो इसी प्रकार ये जो भू कानून है, भू कानून में भी यही इनकी ये व्यवस्थाएं हैं। भू कानून भी बिल्कुल सशक्त नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि यदि भू कानून सशक्त होता तो इनको डर काहे का था? ये इन्होंने इससे पहले क्यों इसको सार्वजनिक नहीं किया? कम से कम 3 महीने 4 महीने तक का तो प्रावधान है। नहीं, सशक्त कैसे नहीं है? मतलब कहाँ पे आपको सशक्त इसलिए नहीं है, सशक्त इसलिए नहीं है कि जो 1950 जो हमारा संविधान कहता है, जो जिस प्रदेश का नागरिक है वो वहाँ का मूल निवासी है। यदि इन्होंने उस कानून में इसे केंद्र में बिंदु बनाया होता कि 1950 में जो जहाँ का निवासी है वही जो कृषि लैंड है आपस में ट्रांसफर कर सकता है, ये इन्होंने इसमें नहीं जोड़ा है, और जिसके कारण ये कानून बिल्कुल सशक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 371 इसको सशक्त होने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं बन सकता। यदि ये उसमें केंद्र में बिंदु बनाते कि जो 1950 में जो यहाँ का उत्तराखंड का निवासी है, किसी भी राज्य का निवासी है, जब वो उसको अधिकार संविधान देता है, यदि ये उसको केंद्र में बिंदु बनाते तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से सशक्त भू कानून बनना था। आपको लगता है कि संशोधन की जो मांग आप लोग करेंगे उस पर संशोधन होंगे तो फिर ठीक हो जाएंगी कई चीजें? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि ये हम नींव रख रहे हैं और ये हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो ये जो रवि जी आप कह रहे हैं, ये तो आज ऐसा नहीं है कि मुझे तो संविधान के दायरे हैं, एकदम कोई एक्ट के रूप में नहीं आता है।
तो ये संशोधन तो होते ही है, लेकिन हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप इतनी अच्छी मंशा रखते हो उत्तराखंड के प्रति, तो आपने इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? पहले टटोलते हैं ना इसको, लिखित रूप में आप प्रस्ताव लेते, फिर सार्वजनिक आप बैठकें कराते, सर्वदलीय बैठकें कराते, उसमें निकल कर ये आता। और मैं कह रहा हूं इनको, ये बिल्कुल उदासीन है। आप सिविल सर्विसेज के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई इलाहाबाद में कर रहा है, कोई अन्य प्रदेशों में कर रहा है, आपने उनको बच्चों के लिए कोई व्यवस्था बनाई है? अच्छा अच्छा, नहीं है इनकी नीतियों में। ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ राठौड़ जी, पे चर्चा अपनी जारी रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। इसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैकरू जी के पास चलूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा को जारी रखेंगे। बजट सत्र का समापन हो गया है। इस बजट सत्र के दौरान जहां प्रदेश को एक भारी भरकम बजट मिला है, उसी के साथ साथ तमाम चीजें इस बजट सत्र में देखने को मिली। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैकरू जी इस वक्त मौजूद हैं। हरीश मैकरू जी, ओवरऑल बजट को कैसे समझा जाए और साथ ही साथ जो चीजें हुई हैं इस बजट सत्र के दौरान, जिसको लेकर हंगामा भी बरपा है, उसे भी। जी रवि जी, जो उत्तराखंड का बजट है, इन 24 सालों में हमारा जो बजट है वो 24 गुना हो गया है। हमारा पहला बजट करीब 6000 का ही था, मतलब 6000 करोड़ का था, और एनडी तिवारी जी के जमाने में सीधे 12000 करोड़ रुपए का पहला हुआ था। और आज हमारा बजट जो है 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है जी। तो निश्चित रूप से बजट तो बढ़ाया है, लेकिन उसी अनुपात में राज्य की लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और राज्य में जो विकास की गति है जी, उसको आयाम देने के चुनौतियां भी बढ़ी हैं। तो अभी हमारे उत्तराखंड राज्य में सभी गांवों में बिजली पहुंच गई। जब हम राज्य बना था ना, तो केवल 5% गांवों में बिजली थी। जी जी। कुछ शहरों को छोड़ दें, और 5% गांव। पहली जो हमारी विद्युत मंत्री बनी थी उत्तराखंड की एनडी तिवारी सरकार में, अमृता रावत जी, उन्होंने बहुत काम किए बिजली के क्षेत्र में जी, और काफी जगह बिजली पहुंची। और अब तो हमारा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो 100% गांव आच्छादित हो गए हैं विद्युत से। जो माणा वो था हमारा डुमक्कल गोट था, वहां हमने सौर ऊर्जा पहुंचाई, जब हम लोग ये वाली नहीं पहुंचा पाए। तो बिजली तो हो गई, तो बिछ गए हैं। कुछ गाँव में अभी पानी नहीं पहुंचा है, पहुंच जाएगा। लेकिन सड़कें अभी भी हमारी 40% गांव जो है वो मोटर सड़कों से वंचित है। सबसे ज्यादा जो उत्तराखंड में पलायन है वो सड़क ना होने के कारण लोगों ने गांव छोड़ दिए। और बहुत सारे गांवों में तब जाके स्कीम पहुंची, जब सड़क पहुंची, जब लोग सड़क के अभाव में गांव खाली कर चुके थे। तो उत्तराखंड सरकार को अपनी प्राथमिकता बजट में जो हमारे गांव हैं वहां सड़क पहुंचाने की रखनी चाहिए। अभी भी हेमलेट गांव, कई गांवों में सड़क तो पहुंच गई, लेकिन नाम मात्र की है। ग्राम सभा में पहुंच गई, टच हुई, लेकिन उसके जो हेमलेट हैं वो 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर तक हैं अभी। तो लोग 5 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, नाम के लिए उस गांव में सड़क पहुंच गई। तो हेमलेट विलेज भी कवर करे। और बाकी जो 40% गांव है वहां तो सड़क पहुंचनी अभी शेष है। तो कोई सरकार हो, उसको गाँव में सड़क पहुंचानी चाहिए। उससे कुछ समय का पलायन भी होगा। जो लोग दिल्ली, देहरादून हैं, वो इसलिए गांव नहीं जा रहे हैं, यार कौन पैदल जाए 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक, बिल्कुल। तुम के गांव है हमारा 18 किलोमीटर पैदल है। जी जी जी। अब वित्तीय स्वीकृति हुई है उसकी, आज का ही अपडेट आ रहा था डुमुक का। 17 वर्षों से आंदोलन कर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये समझ लीजिए 24 साल बाद उसमें 16-17 किलोमीटर अभी सड़क जानी बाकी है। जी जी। तो निश्चित रूप से सड़कों को सभी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सड़कों का बजट बढ़ाना चाहिए। वो अभी भी कम है, अपेक्षा से काफी कम है। ठीक है। दूसरा, हमारा पर्यटन पे जोर रहना चाहिए। पर्यटन हमारा बैकबोन है जी। उसके लिए सरकार जो है पार्किंग के लिए पैसा दे सकती है। जो हमारे कार्डियक हॉस्पिटल है, चाहे उसमें डिप कार्ड वाले डॉक्टर ही रखो, लेकिन कार्डियक हॉस्पिटल हाई एल्टीट्यूड के जितने भी हमारे 4 धाम है वहाँ पे जरूर बनाइए, जरूर रखें, ताकि लोगों को वहाँ मतलब एमआई ना पड़े, मतलब मायोकार्डिक अटैक हम लोग बोलते हैं उसको, वो ना पड़े। जी जी जी। और जो हमारा कृषि क्षेत्र है उस पर सरकार ध्यान दे। हमारी कृषि बंजर पड़ चुकी है। व्यक्ति, आने वाली पीढ़ियां खेती किस मौसम में बीज बोए जाते हैं, किस मौसम में निराई गुड़ाई की जाती है, सब भूलने वाले हैं। जो हमारा फ्री का अनाज है, एक तो नुकसान उससे हुआ। दूसरा, पशुओं, जो लोग खेती करते हैं उसको जंगली पशु जो है हमारे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस कारण लोग खेती से विमुख हो रहे हैं। तो इस पर सरकार को जो हमारी चकबंदी है उस योजना को लागू करें और कृषि पर विशेष ध्यान दें।
और उसके लिए बद्री गाय को, जैसा मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहूंगा, बजट सत्र में इसमें बद्री गाय फिर उपेक्षित है। लोग उस गाय को काटने के लिए दे रहे हैं, जबकि वो अमृत समान दूध देती है, 1 किलो 1.5 किलो दूध देती है, लेकिन अमृत जैसा होता है। उसकी जब नस्ल खत्म हो जाएगी तब सरकार चेतेगी, तो कोई लाभ नहीं। आज ही प्रति गाय 1000 रुपया महीना दे, बेरोजगार लोग गाय पालना शुरू कर देंगे, गाय भी बचेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पलायन भी रुकेगा। बहुत सारे हमारे कम पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, वो गांव में बद्री गाय पालन का व्यवसाय शुरू करेंगी। घी को आज बद्री गाय का जो घी है, बना हुआ दूध से बना हुआ घी है, वो 1200 रुपया 1400 रुपये किलो जा रहा है। तो थोड़ा सा इनकम भी बढ़ेगी लोगों की, तो उस ओर ध्यान दिया जाए। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, शब्द भू, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भू कानून पे जी प्लीज। हाँ, भू कानून पर भी 2 शब्द अवश्य कहूंगा। ये भू कानून मतलब चर्चा तो इसकी बड़ी है, मांग भी इसकी बहुत पुरानी है, लेकिन जिस रूप में आया है वो मतलब एक राज्य में 2 कानून हो जाएंगे, क्योंकि ये जो भू कानून है हरिद्वार में, उधम सिंह नगर 2 जिलों में तो लागू ही नहीं होगा। वहां से 20 विधायक हैं इस समय हमारे, तो या तो उनका दबाव कहें या जो भी कहें, वो उनमें लागू नहीं होगा, तो एक राज्य 2 कानून हो जाएंगे। बड़े बड़े जो हमारे शहर हैं उनमें लागू नहीं होगा, नगर पंचायत में लागू नहीं होगा, तो फिर कहाँ लागू होगा? गांव वाला बेचारा कभी कभार अपनी जरूरत के लिए जमीन बेचता है, वो नहीं बिक पाएगी फिर तो ये तो उल्टा हो जाएगा ये भू कानून जो आया है। इस बात को लेकर लगातार विपक्ष भी बात कर रहा है, जो इस बात को लेकर जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे हमारे कई युवा उत्तराखंड के, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो नगर बॉडीज हैं 106 हैं, तो वहां पर भी ये लागू नहीं। रवि जी, जो नगर सबसे ज्यादा भूमि का ना खुर्द बुर्द है, सरकारी भूमि कब्जाने का है, वन पंचायत की भूमि कब्जाने का मामला है, जंगल को जो है नीलाम कर दे रहे हैं, भू माफिया, वो तो शहरों में ही है, वहाँ आपका लागू नहीं है। तो भू कानून कहाँ लागू हुआ? तो इस पर सरकार संजीदा होकर के विचार करे और इसको एक ही कानून रखे पूरे प्रदेश के लिए। आपने तो एक प्रदेश में 2 कानून कर दिया, जैसे ये ठीक उसी तरह का होगा जैसा 370 कश्मीर में था, यूसीसी। तो निश्चित रूप से सरकार इसमें जो संशोधन हो सकता है आवश्यक रूप से वो करे। लीज की व्यवस्था बिल्कुल ना करे। लीज हिमाचल में जो है ना, पूरे पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने पूरा हिमाचल कब्जा दिया लीज में। वहां पर जो है ना भूमि बिक नहीं सकती है, लेकिन लीज छोड़ रखा है, लीज की मतलब छूट है, तो सारे लोगों ने कब्जा दिया। 90 साल 80 साल की लीज लेके पूरा हिमाचल खत्म हो गया है आज की तारीख में। वहाँ का जो लोकल आदमी है वो सड़क पे आ गया है। ठीक है। और हिमाचल की संस्कृति बर्बाद हो रही है। उत्तराखंड में भी सरकार ने, मतलब मेरे को पिछली बार एक डिबेट में यही पता चला कि 4000 मदरसे हैं। हाँ। तो भैया तुम क्या बना रहे हो? उत्तराखंड को तो इस्लामिक स्टेट बना रहे हो, उसमें सरकारी मदरसे भी हैं, तो और संस्कृत स्कूल यहाँ पे 40 नहीं है, तो आपकी राज्य भाषा संस्कृत है और जो संस्कृत स्कूल 40 भी नहीं है, तो सरकार संस्कृत स्कूलों को बढ़ावा दे, संस्कृत के मास्टरों को नौकरी दे, संस्कृत पढ़ाने वालों को देश विदेश भेजे, पंडिताई के लिए भेजे, तब तो कुछ लाभ हो। तो सरकार मतलब थोड़ा काम कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन सही दिशा में भी करे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा सुझाव भी आपका। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप बात को पूरी कीजिएगा इन्हीं मुद्दों पर जिस पर चर्चा रही पूरी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार जो भू कानून लेकर आई है, सरकार को चाहिए था, क्योंकि 1960 से 62 के बाद यहाँ बंदोबस्ती नहीं है। सबसे पहले हम बंदोबस्ती करते, उस बंदोबस्ती के बाद हमको चेकबंदी में भी आसानी होगी। और जो काश्तकार, जो मूल काश्तकार हैं, जिनके खाता खतौनी में जो खेत हैं, उस पर वन भूमि उगाई है, जंगल बन गया है, उसके कटान और पातन की भी सरकार को अनुमति देनी चाहिए थी। और जो हमारा केंद्र का कानून है वनाधिकार अधिनियम 2006, उस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए था, तब ये अच्छा कानून माना जाता है। इसमें बहुत सारे लेकुना है, बहुत सारी खामियां हैं। मैं बिंदुवार अगर इस पर जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो धारा 154(2) में जो संशोधन किया था त्रिवेंद्र रावत ने, उसको अगर ये सरकार खत्म कर रही है तो उसको सब जगह इसको लाए। और जो इसके प्राविधान है, जैसे सरकार ने कुछ प्राविधान दिए, एफिडेविट का प्राविधान, वो पहले से प्राविधान है, कुछ प्राविधान सरकार उन्हीं को रिपीट कर रही है जो पहले से नहीं चलेगा। सरकार को ठीक से चीजों को लाना चाहिए। रहा बजट का बात, तो ये जो बजट है सरकार का, पिछली बार अगर रवि जी आपको याद होगा 22 अक्टूबर 2024 को गैरसैंण में जब अनुपूरक बजट सरकार लेकर आई थी, तो सरकार ने तभी कहा था कि 78,000 पद हमारे पास रिक्त हैं। और उस 78,000 पद रिक्त होने के बावजूद भी
जो 80% पिछली बार जो नौकरियां थी कांग्रेस के रिजम में, वो कांग्रेस सरकार ने 80% नौकरियां दी थी। और मैं कहना चाह रहा हूं कि जो प्रदेश का हमारा जीएसडीपी है, जो हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, वो हमारा उसका उसका उसकी बढ़ोतरी हमारी उद्योग और कृषि से होती है, क्योंकि हम कृषि प्रधान हैं, और उद्योग से होती है। और यही सरकार है जिसने देश के बहुत सारे उद्योगों को बंद किया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उसकी एक लंबी फेरिस्त है। लगभग 1164 करोड़ जो अतिरिक्त परिव्यय था, उसको खत्म किया है। और जो औद्योगिक विकास योजना थी आईडीएस 2017, उसके तहत हिमाचल और उद्योगों को बंद किया है। उसमें लंबी फेरिस्त है। अल्मोड़ा में 29, चमोली में 1, चंपावत में 3, देहरादून में 95, पौड़ी में 34, हरिद्वार में 251, नैनीताल में 37, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 24, उधम सिंह नगर में 134, उत्तरकाशी में 3। इस तरह से अगर आप उद्योगों को बंद करेंगे, उनको अनुमति नहीं देंगे, तो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको जीएसडीपी कहते हैं, वो उसमें कैसे बढ़ोतरी होगी? और फिर वो एक जो पाटन होगा बीच में उत्पाद का और मांग का, वो कैसे ठीक से होगा? लेकिन सरकार और ने जो अभी आंकड़ा रवि लेकिन जी, सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया, सरकार ने कहा कि इसमें तो बढ़ोतरी हो रही है, इसमें तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और प्रति व्यक्ति आय में भी नहीं, लगातार इजाफा हुआ है। देखिए, वो तो आप साल दर साल जैसे जैसे बढ़ेंगे, आपका बजट तो घटेगा नहीं ना, बजट तो बढ़ता चला जाएगा। अभी हाँ। मैखुरी जी ने कहा ना कि हमारा 6 करोड़ का बजट था, वो अब 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। हाँ। हमारे पास जो अभी प्रमुख मुद्दे हैं, आने वाले समय में हाँ। हम 4 धाम यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। हाँ। कांवड़ यात्रा हमारे पास शुरू होने वाली होगी। हम्म। रोपवे के जो प्रोजेक्ट हैं, हम केंद्र के बजट से भी अनुमान लगा रहे थे कि हमको ग्रीन बोनस मिलेगा। जब हम बिजली, पानी और ऑक्सीजन वाले प्रदेश हैं, तो हमको उस पर ग्रीन बोनस मिलता है। वो केंद्र से भी हमको हताशा हाथ लगी। जल संरक्षण के मामले में सरकार आगे नहीं बढ़ी है। वनाग्नि के हमारे पास मामले हैं, अभी उस पर सरकार बहुत आगे नहीं बढ़ी है। आपदा के मामले हैं, जंगली जानवरों के मामले हैं, जो सभी अभी विधानसभा में उठे हैं, उस पर सरकार ने ठीक से ध्यान नहीं दिया है। और स्वास्थ्य के मामले में जिन मेडिकल कॉलेजों की बात हो रही थी, मैं विशेष रूप से टिहरी के मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, जिस पर सरकार 3 साल से छलावा कर रही है, और कोई स्पष्ट अभी नीति सरकार की मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये गरीब विरोधी बजट है, धन्ना सीटों के लिए लाया गया बजट है। इससे गरीब और गरीब होंगे, और अमीरी और बढ़ेगी। संजीव वर्मा जी, इस पर जवाब दे दीजिए। जिस बात को कह रही है कांग्रेस की ये बजट किस तरीके से जहां पर प्रावधान किया जाना चाहिए था, वहां पर देखने को नहीं। रवि जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, इनका धर्म है सरकार की हर अच्छे काम की भी आलोचना करना। अच्छा होता कि जो अच्छी योजनाएं सरकार लेकर आई है, जो स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, जो रोजगार को और अधिक गाली के अलावा क्या लेकर आई है सरकार? श्रीमान जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, अपनी बारी में बोलिएगा। हाँ, इस पर भी जवाब दे दीजिएगा मंत्री जी वाले इशू पर। हाँ ठीक है, उसमें जवाब दे दीजिए। जो लगातार रोजगार बढ़ाने की दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य की दिशा में हमने जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, उनके लिए बजट का प्रावधान किया है। शिक्षा को और अधिक उन्नत हम कैसे कर सकते हैं, उसमें जो एक रोजगार परक शिक्षा के रूप में को और अधिक उन्नत करने के लिए हमने जो बजट में प्रावधान किए हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए प्रावधान किए हैं, जो अपने यहाँ खेल प्रतिभाएं बढ़ें, उसके लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। किसानों को जो उपकरण है और उनकी उर्वरा शक्ति है, उर्वरक है, उसमें जो हमने सब्सिडी देने के लिए बजट में प्रावधान किए हैं। जो हमारा पर्वतीय अंचलों में जो किसान है, उसको अपना उत्पाद सही कीमत पर वो लोग बेच पाएँ, एक उनके लिए जो ग्रोथ सेंटर की जो पहले से व्यवस्था है, उसको और ज़्यादा उन्नत करने के लिए जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, ये तमाम इस प्रकार के प्रावधान है जिससे उत्तराखंड की जीडीपी बढ़ेगी। और अभी आप देखें, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस बनकर पूरी तरह तैयार है, मैं सोचता हूँ इसका उद्घाटन भी होने वाला है। और जैसे ही ये आरंभ होगा, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या में वीकेंड टूरिज्म डेवलप होगा, तो एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवाओं को
स्वरोजगार के साधन संसाधन उपलब्ध होने वाले हैं। ऊर्जा क्षेत्र में जो हमारे लखवाड़ बांध हो गए और जो दूसरा जमरानी बांध है, जब इनके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम आरंभ हो गया है। बाकी कुछ छोटे बांध हैं जिनकी केंद्र से स्वीकृति मिल चुकी है। ये तमाम बांध हमारे अभी जैसी पूर्ण हो जाएंगे तो उत्तराखंड विद्युत आपूर्ति में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा और साथ ही जितनी सरप्लस बिजली है अन्य स्टेटों को हम देंगे तो हमारी जो स्टेट की जीडीपी है वो भी बढ़ेगी, हमारी जो आय के साधन संसाधन में वृद्धि हो। उत्तराखंड को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हमने आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना है और विजन 2025 के अंतर्गत जो उन्होंने सोच रखा है उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य, उस दिशा में हम बहुत तेजी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। वित्त मंत्री के बयान पर भी आपकी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री का जो बयान है जिसका पूरा विरोध हो रहा है सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, आज दिन भर आप रवि जी, मैंने उनका बयान सुना नहीं तो मैं उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूं? ठीक है, आप प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते उस पर। उत्तराखंड क्रांति दल से टेकम राठौड़ जी, जो बात आ रही है स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया, आप लोगों का भी उसी तरीके का विरोध? रवि जी, स्मार्ट मीटर में मेरे से भी ले लीजिए। ठीक है राठौड़ जी। स्मार्ट मीटर पे बिल्कुल हमारा खुलकर विरोध है। स्मार्ट मीटर हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने इतने अध्यादेश पारित करवाए, यदि एक अच्छा होता कि एक अध्यादेश देवभूमि भ्रष्टाचार मुक्त सत्य वचन, तो सारे मंत्री उसके शिकंजे में कसते। अपने लिए कोई अध्यादेश नहीं है, थोपने वाले अध्यादेश हैं। आपका कोई भी जितना भी बजट है वो बिल्कुल प्रदेश हित में नहीं है। ये आप अभी वर्मा जी ने कहा रोजगार का कोई आंकड़े का इनका कोई ऐसा विधान नहीं है कि कोई नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इन्होंने कोई ऐसा आंकड़ा नहीं रखा होगा कि उसके लिए हमारा इतना बजट लगने वाला है। स्वास्थ्य के लिए वो 2000 करोड़ आपने बताया, लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि कहाँ कहाँ वो स्वास्थ्य के जो केंद्र हैं वो लोगों के लिए भी उसकी सुविधा मिले। वो तो एक नई व्यवस्था के तहत है जिसमें नए कंस्ट्रक्शन होने हैं और उसमें काफी बजट लग रहा है, वो उतना लगना ही था उसमें, तो करीबन वो भी कुछ नहीं है। भाई मंत्री जी पर कुछ बोल दीजिए। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल मंत्री जी पर कुछ बोल दे, उनके बयान मंत्री जी पे हम ये खुल के कहना चाहते हैं, मंत्री जी ना तो उत्तराखंड आंदोलन में रहे जब ये मुजफ्फरनगर का कांड हुआ। बीच जी में कहना चाहता हूं मुजफ्फरनगर का जब कांड हुआ तो कल इनके अपने वक्तव्य हैं, प्रेमचंद जी के अपने वक्तव्य हैं कि मैं दूसरे दिन गया ट्रक में। अरे 18 दिन से तो हमारी पूरे उत्तराखंड में बैठकें हुई, उस मंथन बैठकों में आप आए नहीं। आप संयोजन समिति के सदस्य थे आपका दल, तो आप ये बताइए आप जाना चाहते थे या नहीं जाना चाहते थे? जो व्यक्ति उस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ वो क्या उत्तराखंड के हितैषी की बात करेगा? वो जाना ही नहीं चाहते थे। नहीं, लेकिन एक बात है ना, उन्होंने कहा कि मैं भाई उत्तराखंड में पैदा हुआ, उत्तराखंड मेरा उत्तराखंड में पैदा हुआ। देखिए रवि जी, मेरी बात सुनिए रवि जी, यदि उत्तराखंड में पैदा हुआ तो हम भी तो उत्तराखंड में पैदा हुए। हम गर्व से कहते हैं हम उत्तराखंड में पैदा हुए और उत्तराखंड के लिए लड़े। तो आप क्यों नहीं आए मुजफ्फरनगर कांड में? क्यों नहीं आए आप दूसरे दिन पहुंचे वहां? ये कौन मानेगा? एक आम इंसान को ही मानेगा पूरा उत्तराखंड का कि आदमी दूसरे दिन जब वहां गोली कांड हो गया, हत्याएं हो गई दुनिया भर की, तब आप दूसरे दिन पहुंच रहे हैं। और 18 दिन से हमारी बैठकें हुई, पूरे 18 दिन से यहाँ डीएवी के अंदर भी 18 दिन से हमारी बैठकें चल रही थी। शांति प्रताप जी, अब बात जी, मैं लखपत बुटोला जी को सैल्यूट करता हूं, हमारे विधायक हैं। उन्होंने सदन में इस बात का विरोध किया जो मंत्री जी ने पहाड़ियों को गाली दे दी है, उसका उन्होंने विरोध किया। और मैं आहत हुआ जब माननीय स्पीकर महोदय ने उनको डांट लगाई। उनको अगर पहले दिन स्पीकर महोदय अगर अपने मंत्री को डांट लगा देती तो शायद इतना रायता नहीं फैलता। लेकिन जब लखपत बुटोला इस पर प्रतिकार कर रहे थे तब माननीय स्पीकर महोदय उनको डांट रही थी। ये पूरे उत्तराखंड के लोगों का आहत किया कि माननीय स्पीकर महोदय ने भी एक किस्म से पक्षपातपूर्ण। ठीक है राठौड़ रवि जी, हम भी ये कहना चाहते हैं जो हमारी स्पीकर हैं उनको भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। वो व्यक्तित्व है, वो सबसे प्रथम व्यक्तित्व है, वो अवध शब्दों को सुन रही है उसके अंदर। तो हम कहना चाहते हैं जिस पिता की वो पुत्री हैं उन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं उत्तराखंड के अंदर जब वो मुख्यमंत्री रहे, और आप गलत चीजों को सुनने के लिए सबसे पहले आपने रोक उन पे लगानी थी। आपने कोई विरोध दर्ज नहीं किया और जो कांग्रेस के विधायकों ने विरोध उनको भी आपने बाहर भगाने का काम किया। हम सबसे पहले, हमारा जो दोषी है सबसे पहले आप
ठीक। आप हैं दोषी। प्रेमचंद अग्रवाल दूसरे पॉइंट पे आएंगे, पहले पॉइंट पे आप हैं, और जो भी जन विरोधी हमारे आंदोलन अब चलेंगे वो सबसे पहले आप अध्यक्ष महोदय आपके ही पक्ष में जाएंगे। और ये हम कहना चाहते हैं, अब भी आप समझ जाइए, ये जो तानाशाही वाला रवैया है ये बिल्कुल उत्तराखंड स्वीकार नहीं करेगा। और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखिए, संजीव और वर्मा सही जी, को सही बोलने ठीक की है हिम्मत डॉक्टर रखिए। संजीव वर्मा जी की बात आने दीजिए। मंत्री का मैं फिर- इस्तीफा लेने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? ठीक है मुझे संजीव ये वर्मा समझ नहीं आ रही। संजीव वर्मा रवि जी, एक मंत्री का इस्तीफा लेने में इतनी रवि जी, हिचकिचाहट। ठीक है भट्ट जी, रवि सुन जी। लीजिएगा संजीव वर्मा जी। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष बाकी तो सदन में है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो भू अध्यादेश जब सरकार की वाहवाही हो रही है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही और अनर्गल बातों को उठाकर वो भू आदरणीय रवि जी, अध्यादेश आप अनर्गल कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आप अनर्गल कह रहे हैं। भू अध्यादेश की बात आदरणीय को आप दबाना चाह रहे आप हैं। अनर्गल अच्छा ठीक कह है, रहे हैं। आप ये बताइए, आप ये बताइए। आदरणीय वर्मा जी, आप ऐसा ना करिए कृपा हाँ, ठीक करके। है, ठीक है भट्ट जी। अच्छा आप ये अपने बताइए, मंत्री दो का बचाव करते हुए ऐसा तो मत एक करिए। जो बात सामने आ रही है कि हरिद्वार उधम सिंह नगर को इससे हटा दिया गया, तो एक प्रदेश में दो भू कानून, ये भू कानून तो खैर आया नहीं, संशोधन हुआ है। रवि जी देखिए, उसका जवाब जो दो जिलों को छोड़ दिया उसका जवाब दे दीजिए। कांग्रेस बार बार पूछ रही है 2 जिले हाँ, क्यों तो छोड़ दिए। उसका जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ। देखिए, हमको भू अध्यादेश भी लाना है, यहाँ की जनभावनाओं का सम्मान भी करना है, जैसा यहाँ के नागरिकों का अधिकारों की रक्षा भी करनी है, साथ साथ हमने यहाँ के डेवलपमेंट का भी ध्यान तो रखना क्या वो डेवलपमेंट 2 ही जिलों में करेंगे आप? 11 जिले और भी तो है। हैं। सर सुनिए तो देखिए, सिडकुल कहाँ है? हरिद्वार में है। हाँ। हमने सिडकुल बनाया, कहाँ है? हमने बनाया, अरे आपने कुछ हमने भी नहीं बनाया। बनाया भैया। अटल हमने बिहारी उपनल बनाया, वाजपेयी जी की सिडकुल बनाया, सरकार ने पिटकुल बनाया, 1 ये करोड़ का औद्योगिक 78% पैकेज दिया स्थानीय था। लोगों को नौकरियां हमने विशेष दी हैं। राज्य के 32,000 का लोगों दर्जा को तब दिया कांग्रेस की था। सरकार थी, कांग्रेस ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करेगी ये पूछना जरूरी है। अच्छा थोड़ा हम भटकेंगे नहीं, ठीक है संजीव वर्मा जी, एक सेकंड। आपकी सरकार है, आपने तो छीनने का काम किया। ठीक है। विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम अच्छा किया। संजीव वर्मा जी, एक सवाल और है। औद्योगिक पैकेज को छीनने का काम किया। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी मैं पूछ रहा हूँ, शांति प्रसाद भट्ट जी मैं पूछ रहा कैसी हूँ। बातें करते हैं आप? तो छीनने वाले, आप देने अरे अच्छा वाले ठीक नहीं है, हैं। मैं एक काम करते हैं, मैं हरीश मैथुर जी पर जा रहा हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट ले लेता हूँ। एक मिनट संजीव जी। यदि हम बात करते हाँ, हैं तो आप कभी चाहते ही नहीं थे कि यहाँ पर भू कानून लागू हो, क्योंकि आप तो वो लोग हैं जो कहते थे अरे हम चाहते हैं कि सख्त उत्तराखंड भू हमारी कानून लाश आप पर उस पे बनेगा। भी हीला-हवाली कर रहे हैं। आप तो केवल उत्तराखंड एक को ही अच्छा, चाहते हैं। मैं हरीश मैथुर जी के पास जाके एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट ले रहा हूँ। एक मिनट संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी एक सेकंड, एक सेकंड। उत्तराखंड मेरी लाश पर अच्छा एक मिनट आपको तो अच्छा भट्ट जी चुप हो गए आप भी, प्लीज संजीव जी प्लीज आप भी चुप हो जाए, आप भी चुप हो जाए। अरे एक मिनट संजीव जी इसीलिए आपने कहा कि इसे संजीव जी, प्रधानमंत्री को भेज दिया जाए। संजीव जी एक आप सेकंड, बताइए एक ना, संजीव जी एक आप मिनट, चाहते ही नहीं, संजीव जी एक मिनट, सरकार एक की मिनट, वाहवाही हो रही है। संजीव जी एक मिनट, तो आप वक्त इतना है, वक्त कम है, मैं हरीश मैथुर जी के पास जा रहा हूँ। हरीश मैथुर जी स्मार्ट, एक मिनट भट्ट जी, हरीश मैथुर जी स्मार्ट मीटर पर बहुत महत्वपूर्ण कमेंट हो जाता है आपका। एक मिनट संजीव जी प्लीज। हरीश मैथुर जी स्मार्ट मीटर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सरकार स्मार्ट मीटर ला रही है, उन्होंने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है जहां अभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी। मैं आ रहे हैं वहाँ पर भी एक अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड, अरे मैं हरीश मैथुर जी से पूछ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी बिजली चोरों के साथ खड़ी हो रही है। एक मिनट, शर्म नहीं आती? हरीश मैथुर जी स्मार्ट मीटर अगर उत्तराखंड में आते हैं, स्मार्ट मीटर अगर उत्तराखंड में आते हैं, भट्ट जी एक सेकंड, स्मार्ट मीटर अगर उत्तराखंड में आते हैं जिस तरीके से आ रहे हैं, क्या ये ठीक है मौजूदा वक्त के लिए? और क्योंकि ये केंद्र की योजना है और सरकार को इसको लागू करना है प्रदेशों में, कई प्रदेशों में लागू हो भी चुकी है, तो ये कितना फायदेमंद होगा? हालांकि इसमें एक बात ये रखी गई कि भाई जहां अभी कनेक्ट वहां बाद में से लागू किया जाएगा। हरीश मैथुर जी। रवि जी, ऐसा है, जो स्मार्ट मीटर है अगर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आ रहा है तो उन बड़े बड़े उद्योगों पर, उन बड़े बड़े कंज्यूमर्स पे उसको लागू करें सबसे पहले, जिन पे करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है। तो उससे दो काम हो गए। तो वो जो और बहुत सारी ये जो हमारे और भाजपा विधायकों के घरों पर भी मजहबी संस्थान है, वहाँ भी एक मिनट, कई बात है ना, कैसी बातें जो है ना 20 साल से वो बिजली का बिल नहीं चुकाया है, तो वहाँ लगा दो उसको। तो पायलट प्रोजेक्ट भी आपका दिख जाएगा और उसका लाभ भी होगा, और बाद में जनता को भी लगा देना। हम मतलब जनता पैसे देने में चलो पायलट कर देंगे, पहले कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, जैसे विपक्ष कह रहा है कि स्मार्ट मीटर लगेंगे तो दिक्कतें आएंगी, तो स्मार्ट मीटर तो लगना चाहिए, उसके हम पक्ष में हैं। लेकिन यदि पायलट प्रोजेक्ट लगा के मत करो ना भैया, जो तुम्हारा
का बैंक आप तो हर बैलेंस चीज देना के है, अच्छा विरोध एक करते मिनट, हैं रे अब भाई। आप समझ तो लीजिए विरोध हर क्या है। चीज का शांति विरोध। प्रसाद भट्ट जी, हर विरोध अच्छी क्या है? चीज का विरोध। एक सेकंड, शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या क्यों लगता है आपको ऐसा कि स्मार्ट मीटर लगेगा तो उससे दिक्कत है? हाँ ठीक है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकार ला रही है, इसको पहले भाजपा के माननीय विधायकों, माननीय मंत्रियों, भाजपा के जो जिलों के वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके घरों में लगाकर देखें। जब उनके रिजल्ट अच्छे होंगे तब हम इस पर अपनी टिप्पणी दे देंगे, क्योंकि ये ठीक इसी नहीं, तरह अभी बिहार आपको कुछ झारखंड में फौरी आपने तौर पर देखा तो आपको कितना लगता होगा ना लगातार कि आंदोलन हुआ। ये तो इसी तरह का जैसे मोबाइल का रिचार्ज है। तो अब आप रिचार्ज जिस दिन आपका खत्म हो जाएगा उस दिन बिजली गुल। नहीं अभी अब आप सरकार ने बताइए इसमें ना, ये कहा, जहां नहीं पहाड़ों एक में सेकंड, सुदूर इसमें अंचलों इसमें में सरकार ने आपके पास नेट कनेक्टिविटी एक नहीं चीज है, क्लियर की है। देखिए वहां आपका कैसे देखिए चलेगा मीटर? नहीं एक चीज, जहां आप नेट कनेक्टिविटी अभी तक नहीं दे वहां पा नहीं रहे लगेगा, हैं, वहां अभी नहीं वहां आप लगेगा। कैसे दो इसको चीजें चलाएंगे? क्लियर हैं। देखिए जो सुन रहे हैं उन लोगों को दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, संशय है इसको लेकर। जहां नेट कनेक्ट अभी नहीं लगाए जाएंगे। दूसरी बात, ये प्रीपेड नहीं है, ये पोस्ट पेड है। जो शुरुआत हो रही है पोस्ट पेड से हो रही है, यानी रिचार्ज तो प्रीपेड होता है ना, आप हाँ, तो पहले बिल रिचार्ज। तो हाँ जी, बिल तो आएगा ना। हाँ बिल आएगा। अरे बिल तो भैया एडवांस अभी भी में आता है, जब भी एक मिनट आएगा। संजीव जी, बात आने दीजिए। अभी भी आता है, अभी एक लिमिट से आता है, फिर तो आपकी मनमानी हो जाएगी। नहीं मेरा कहना है ना, पॉइंट्स होने चाहिए। अगर किसी चीज का विरोध हो रहा है तो पॉइंट्स होने चाहिए। ये विरोध है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा इसका फायदा ये है कि भाई जितना आप बिजली खर्च करेंगे आपके पास अप टू डेट उसका रहेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, सारी जानकारी आपके तो पास रहेगी। हम पॉइंट कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना कि पहले भाजपा के माननीय विधायक और मंत्रियों के घर पे लगा लीजिए, उसका अरे अगर लगाओ उनको ना, हम फायदा तो स्वागत मिलेगा कर रहे हैं तो वो भैया। बता दें जनता को। हम तो स्वागत ठीक करते है, जनता हैं। को अच्छा बता दें ये टिकम फायदा राठौर जी, आपका क्या है स्मार्ट मीटर को सीधी लेकर? सी बड़ा बात मुद्दा है। रहा है इस बार। देखिए रवि जी, हाँ इस पहले के भी जो इलेक्ट्रिक मीटर है, क्या वो सही बिल नहीं दे रहे? बिल तो सही दे रहे हैं ना। ये बजट क्यों खपाना चाह रहे हो? यही तो हमें दुख है कि ये बजट खपाना चाह रहे हैं खाली। अब और जो कहेंगे अभी केवल इससे पहले वो अडानी पुराने और मीटर थे, कांग्रेस इसमें कांग्रेस से पार्टी और बिजली एक चोरों नहीं के है। साथ खड़ी है। इससे पहले पुराने मीटर थे, इसमें गोल गोल ऐसे घूमता था, उसी को रहने देते, तब भी उसमें- चल ही रहा था। अरे नहीं, समय के उसमें- साथ उसमें- डेवलपमेंट है भाई। उसमें सर जो यूनिट है वो पकड़ता नहीं था, जो गोल मीटर था वो घूमने वाला, अच्छा, चरखे वाला। हाँ, ठीक। उसमें जो आपका घर में जो एक इंडिकेटर बल्ब होता है उसका वो मीटर रीडिंग नहीं ले रहा था। लेकिन जो उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर आए वो बिल्कुल हम पूरी जानकारी रखते हैं, वो पूरा एक एक पॉइंट का उसमें एम्पियर से लेकर उसमें पूरा आंकड़ा आता था, और वो कोई गलत नहीं है, सारे बढ़िया मीटर है। लेकिन ये इनको बजट खपाना है। ये अब चाहे केंद्र से आ रखा, कांग्रेस को भी देख लो, हिमाचल में कर दिया भाई, लालच आ गया ना कि हमारे पास पैसा आ गया तो लगवा दो मीटर। और आज कांग्रेस भी विरोध कर रही है। तो आपने अपने यहाँ मतलब कोई पैसा दे रहा आपको तो आप क्या हिमाचल अंधेरे में कूद विरोध पड़ोगे? नहीं करेंगे। नहीं लगाना चाहिए था ना। हिमाचल में करते विरोध वहाँ नहीं पे। करेंगे, भाई उत्तराखंड साहब में विरोध हिमाचल में नहीं करेंगे। लगा है। नहीं नहीं लगा हिमाचल में। अरे हिमाचल लग चुका है मेरे भाई, जानकारी लो पहले। नहीं पढ़ के लगा है। आया करो घर से थोड़ा सा। तो ये नहीं लगा है। बीजेपी तो लॉलीपॉप डाल रही है कि कौन कहाँ पर फंसने वाला है। तो ये आपको ये समझना चाहिए था, आपको फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। चलिए ठीक है सर, आपको वक्त अपनी इतना ही है। खबर- चलो वक्त इतना ही। संजीव वर्मा जी, टीकम राठौर जी, शांति प्रसाद भट्ट जी और हरीश मैकुर जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बजट सत्र का समापन हो गया है। बजट सत्र के दौरान बहुत सारी चीजें हुई जो हमको देखने के लिए मिली। हालांकि एक भारी भरकम बजट प्रदेश में मिला है, वो धरातल पर अगर सही उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो सीधे तौर पर प्रदेश को फायदा मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बजट तो होता है, बावजूद उसके जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं सुधरती हैं, तो सवाल उठते हैं। लेकिन इसी बीच बजट सत्र के दौरान कई चीजें हुई जिसकी चर्चाएं तेज हैं। अब ये कब तक ये मामले चलते रहेंगे, इसमें क्या कुछ मोड़ आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई मामले ऐसे जो अभी भी थमे नहीं है और आने वाले वक्त में उनके कुछ ना कुछ परिणाम सामने निकलकर जरूर आएंगे। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।